1997 की बात है। प्रशांत महासागर में ना सदी का सबसे भयंकर अल नीनो आया था। बिल्कुल। मतलब उस वक्त दुनिया भर के जितने भी मौसम वैज्ञानिक थे, सबने चेतावनी दे दी थी कि भारत में एक बहुत ही भयानक सूखा पड़ने वाला है। हाँ, सारे ऐतिहासिक डेटा और जो पूर्वानुमान वाले मॉडल थे वो सब यही इशारा कर रहे थे कि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन जब मौसम खत्म हुआ ना, तो जो नतीजे आए उसने सबको एकदम चौंका दिया। उस साल भारत में सूखे की तो छोड़िए, सामान्य से भी ज्यादा बारिश हो गई थी। सही कह रही हैं आप। और मतलब यहीं से ना ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर मौसम की भविष्यवाणी करने वाले दुनिया के जो सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर हैं वो इतनी बड़े पैमाने पर गलत कैसे साबित हो गए। हाँ, और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का केंद्र भी यही है। मतलब आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी यानी IITM पुणे की एक बहुत ही अहम और हालिया रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं। जी, जिसमें 1871 से लेकर अब तक के ऐतिहासिक वर्षा के आंकड़ों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया है। हाँ, और इसके साथ ही हमारे पास कुछ नए शोध पत्र भी हैं। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये जो अल नीनो दक्षिणी दोलन है, जिसे हम संक्षेप में एनसो या ENSO कहते हैं, और हमारे भारतीय मानसून के बीच का जो पारंपरिक रिश्ता था, वो आखिर बदल क्यों रहा है। मतलब 1901 के बाद से क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न में क्या बदलाव आए हैं। और सबसे जरूरी बात जो मुझे परेशान करती है वो ये कि भारत का जो मध्य भाग है, जो हमारी कृषि की रीढ़ है, वो प्रशांत महासागर के इन पैटर्न्स के प्रति अचानक से इतना असंवेदनशील क्यों हो गया है। ये सच में एक बहुत ही जटिल पहेली है, क्योंकि हम बचपन से स्कूलों में यही पढ़ते आए हैं ना कि मानसून केवल जमीन और समुद्र के गर्म होने का एक स्थानीय परिणाम है। हाँ, कि गर्मी बढ़ती है, हवा ऊपर उड़ती है और समुद्र से नमी वाली हवाएं जमीन की तरफ आ जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन सच कहूं तो ये तस्वीर बहुत अधूरी है। असल में भारतीय मानसून एक बहुत बड़े वैश्विक गियर बॉक्स का हिस्सा है, और इस गियर बॉक्स का जो सबसे बड़ा पहिया है ना, वो प्रशांत महासागर में घूमता है। तो चलिए इसी बड़े पहिए से शुरुआत करते हैं। मतलब जो लोग इन तकनीकी शब्दों से रोज नहीं जूझते, उनके लिए ये अल नीनो और ला नीना का बुनियादी मैकेनिज्म काम कैसे करता है। जी, मैंने अक्सर वो वॉकर सर्कुलेशन और व्यापारिक पवनों के बारे में सुना है, लेकिन ये असल में है क्या। तो इसे समझने के लिए ना आप प्रशांत महासागर को एक बहुत बड़े बाथटब की तरह देखिए। एक ऐसा बाथटब जो दक्षिण अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। अच्छा, एक विशाल बाथटब। हाँ, अब सामान्य सालों में क्या होता है, इस बाथटब के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली हवा का सिस्टम काम करता है। इन्हीं को हम व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर बहुत तेजी से चलती हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप उस बाथटब के पानी पर एक तरफ से बहुत जोर से फूंक मार रही हैं, तो क्या होगा। जाहिर है कि पानी उस तरफ इकट्ठा होने लगेगा जिधर मैं फूंक मार रही हूँ। एकदम सटीक। तो ये व्यापारिक पवनें ना दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से गर्म सतह वाले पानी को धकेलकर पश्चिम की तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ इकट्ठा कर देती हैं। अच्छा। और क्योंकि ये पानी बहुत गर्म होता है, तो ये वहां की हवा को गर्म करके ऊपर उठाता है, जिससे वहां घने बादल बनते हैं और भारी बारिश होती है। फिर वो हवा ऊपर उठकर वापस पूर्व की तरफ मुड़ती है और दक्षिण अमेरिका के तट पर नीचे उतरती है। और शायद इसी दौरान पेरू के तट पर जो ऊपर का पानी हटा, उसकी जगह नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। बिल्कुल सही। हवा के इस पूरे चक्राकार रास्ते को ही वॉकर सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सामान्य स्थिति हो गई। हाँ। लेकिन जब अल नीनो आता है, तो क्या ये फूंक मारने वाली हवा कमजोर पड़ जाती है। जी हाँ। तो होता क्या है कि अल नीनो के दौरान किसी वजह से ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो अचानक कमजोर पड़ जाती हैं, या कई बार तो रुक ही जाती हैं। अरे, तो जो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ एक पहाड़ की तरह इकट्ठा हुआ था ना, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पूर्व यानी दक्षिण अमेरिका की तरफ बहने लगता है। मतलब बारिश वाले बादल भी अपना ठिकाना बदल लेते हैं। एकदम सही। वो प्रशांत महासागर के बीच में या दक्षिण अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। और इसका सीधा असर हमारे भारत पर पड़ता है, क्योंकि जो नमी वाली हवाएं मानसून के रूप में भारत की तरफ आनी चाहिए थी, वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो नतीजतन भारत में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, और ला नीना इसका ठीक उल्टा है। उसमें ये पवनें और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं और भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है। ऐतिहासिक डेटा भी तो इसी बात की गवाही देता है ना।
अगर हम 1871 के बाद से देखें तो भारत में पड़े ज्यादातर बड़े सूखे अल नीनो वाले सालों में ही आए हैं। जी। लेकिन जैसा कि हमने 1997 वाले उदाहरण में देखा था, ये रिश्ता हमेशा इतना सीधा नहीं रहता। मतलब 1991 से 1994 के बीच भी एक लंबा अल नीनो चला था, लेकिन तब भी हालात उतने खराब नहीं हुए थे। सही कह रही हैं आप। मुझे तो ये सब ना एक पुराने रेडियो और ट्रांसमीटर के कनेक्शन जैसा लगता है। मतलब 1871 के आसपास ये सिग्नल बिल्कुल साफ था। प्रशांत महासागर ने बटन दबाया और भारत में असर दिखा। लेकिन 1980 के दशक के बाद से इस सिग्नल में बहुत ज्यादा स्टैटिक या शोर आने लगा है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इस स्टैटिक को मौसम विज्ञान की तकनीकी भाषा में एपोकल वेरिएबिलिटी कहा जाता है। एपोकल वेरिएबिलिटी? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है दशकों या युगों के हिसाब से जलवायु प्रणालियों के रिश्तों में बदलाव आना। मतलब जब शोधकर्ताओं ने इस लंबी अवधि के डेटा को परखा तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आया। कैसा पैटर्न? यही कि 1901 से 1940 के बीच एनसो और भारतीय मानसून का रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा था। फिर 1941 से 1980 के बीच ये एक स्थिर अवस्था में आ गया। अच्छा, और फिर 1981 के बाद से ये रिश्ता टूटने लगा? सिर्फ टूटने नहीं लगा, बल्कि इसके व्यवहार में ना एक बहुत ही अप्रत्याशित कमजोरी आ गई। मतलब ऐसा लगा जैसे प्रशांत महासागर ने भारतीय मानसून पर से अपना नियंत्रण ही खोना शुरू कर दिया है। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। कैसे? मतलब अगर प्रशांत महासागर का असर कम हो रहा है तो पूरे भारत में इसका असर एक जैसा दिखना चाहिए ना। लेकिन IITM पुणे की रिसर्च के जो आंकड़े में पढ़ रही थी, वे तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ, वो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। इस रिसर्च में भारत को उत्तर, मध्य और दक्षिण इन 3 हिस्सों में बांटा गया है और नतीजे मतलब हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल, और यही इस पूरे शोध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम उस कमजोर होते सिग्नल को करीब से देखते हैं ना, तो पाते हैं कि दक्षिण भारत में एनसो और मानसून का रिश्ता अब भी काफी स्थिर है। मतलब वहां प्रशांत महासागर का सिग्नल अभी भी मध्यम रूप से मजबूत है। हाँ, लेकिन उत्तर भारत के आंकड़े इसके बिल्कुल विपरीत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दशकों में प्रशांत महासागर के एनसो पैटर्न और उत्तर भारत की बारिश के बीच का जो संबंध है वो असाधारण रूप से मजबूत हो गया है। वहां असर कम होने के बजाय और बढ़ गया है। अरे वाह! और सबसे बड़ी पहेली तो हमारा मध्य भारत है, जिसे मौसम वैज्ञानिक देश का कोर मॉनसून जोन कहते हैं। जी, जिसमें आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ, छत्तीसगढ़ ये सब आते हैं। हाँ, ये पूरा इलाका जो हमारी कृषि का हृदय स्थल है। और ऐतिहासिक रूप से तो यही वो क्षेत्र था जहां एनसो का सबसे स्पष्ट प्रभाव दिखता था। लेकिन आज की तारीख में मध्य भारत में प्रशांत महासागर का प्रभाव लगभग न के बराबर हो गया है। बिल्कुल शून्य के करीब। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब ये कैसे संभव है कि प्रशांत महासागर का मौसम उत्तर भारत को गहरे तक प्रभावित कर रहा है, दक्षिण भारत को प्रभावित कर रहा है, लेकिन बीच के पूरे हिस्से को यानी मध्य भारत को पूरी तरह से छलांग लगाकर पार कर रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे प्रशांत महासागर एक इंटरनेशनल बॉस है जिसके पास पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने की ताकत है, लेकिन मध्य भारत के लोकल ऑफिस ने अपने इंटरनेशनल बॉस की बात सुननी पूरी तरह से बंद कर दिए और किसी लोकल बॉस के आदेशों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये इंटरनेशनल बॉस और लोकल बॉस वाली जो एनालॉजी है ना, वो स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। मौसम विज्ञान की दुनिया में इस लोकल बॉस का नाम है मॉनसून गर्त या मॉनसून ट्रफ और मॉनसून डिप्रेशन। ये मॉनसून गर्त क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। तो मॉनसून गर्त असल में वायुमंडल में ना एक बहुत ही कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। आप इसे एक तरह का चैनल या एक लंबी घाटी की तरह सोच सकती हैं जहां हवाओं का दबाव बहुत कम है। और ये उत्तर पश्चिम भारत यानी राजस्थान के आसपास से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला होता है। और नियम यह है कि हवा हमेशा उच्च दबाव से कम दबाव की तरफ भागते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। और दूसरा क्या बताया आपने? दूसरा है मानसून डिप्रेशन। ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाले वो मौसमी सिस्टम या कह लीजिए चक्रवात के छोटे रूप हैं जो अपने साथ भारी बारिश के बादल लेकर आते हैं और ये इसी मानसून गर्त के रास्ते रास्ते जमीन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मध्य भारत के मौसम का पूरा रिमोट कंट्रोल अब प्रशांत महासागर के हाथ से निकलकर इन स्थानीय सिस्टम्स यानी मानसून गर्त और डिप्रेशन के हाथों में चला गया है? बिल्कुल। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो इंटरनेशनल बॉस का नेटवर्क इतना कमजोर कैसे हो गया? तो इसका जवाब छुपा है हिंद महासागर के लगातार गर्म होने में, जिसे हम इंडियन ओशन वार्मिंग कहते हैं। हाँ, ये इस पूरी पहेली की सबसे अहम कड़ी है।
देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मानसून असल में एक विशाल थर्मल इंजन की तरह काम करता है, जो तापमान से चलता है। जी। ये इंजन तभी काम करता है जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो और समुद्र का पानी उसके मुकाबले ठंडा हो। तापमान का ये जो भारी अंतर है ना, यही समुद्र से नमी वाली हवाओं को जमीन की तरफ खींचता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो जमीन और समुद्र दोनों ही गर्म हो रहे हैं ना? हाँ, लेकिन हिंद महासागर दुनिया के बाकी महासागरों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसके कारण जमीन यानी भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर के बीच जो तापमान का भारी अंतर होना चाहिए था, वो तेजी से सिकुड़ रहा है। ओहो। और अंतर कम होने का सीधा मतलब है कि उस थर्मल इंजन की खींचने की जो ताकत है, वो कमजोर पड़ रही है। कुल मिलाकर कहें तो मानसून के प्रवाह में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। अच्छा, अब मैं कड़ियां जोड़ पा रही हूँ। अगर हिंद महासागर के गर्म होने से मानसून का मूल प्रवाह ही कमजोर हो गया है, तो इसका असर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उन लोकल बॉस यानी मानसून डिप्रेशंस पर भी पड़ता होगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहले जब मानसून का प्रवाह ताकतवर होता था, तो ये मानसून डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से उठकर पूरे भारत को पार करते हुए उत्तर भारत तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि पीछे से उन्हें धकेलने वाली ताकत कमजोर पड़ गई है, तो ये डिप्रेशन अपना सफर पूरा नहीं कर पाते। वे बंगाल की खाड़ी से निकलते हैं और मध्य भारत के ऊपर पहुंचते पहुंचते उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मतलब वे मध्य भारत में ही रुककर अपनी सारी बारिश गिरा देते हैं? बिल्कुल। अरे बाप रे, ये सच में एक बहुत बड़ा खुलासा है। तो क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ये बारिश वाले बादल उत्तर भारत तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए उत्तर भारत की बारिश अब स्थानीय सिस्टम पे निर्भर ही नहीं रही। एकदम सही। वो तो पूरी तरह से प्रशांत महासागर वाले इंटरनेशनल बॉस यानी एनसो के रहमो करम पर आ गई है। इसीलिए वहां अल नीनो का असर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि सारे स्थानीय डिप्रेशन मध्य भारत में ही अटक जाते हैं, इसलिए मध्य भारत पूरी तरह से लोकल मौसम के कब्जे में आ गया है। जी। और वहां प्रशांत महासागर का असर 0 हो गया है। जी हाँ, यही वो मैकेनिज्म है जिसने पूरे भारत के जलवायु पैटर्न को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट कर रख दिया है। अगर ये बात सच है और मतलब मध्य भारत के लिए प्रशांत महासागर का एनसो अब कोई मायने नहीं रखता, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारी जो पुरानी मौसम भविष्यवाणी करने वाली प्रणालियां थीं, जो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के तापमान पर नजर रखती थीं, वे तो देश के सबसे अहम कृषि क्षेत्र के लिए लगभग बेकार हो चुकी हैं। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और सच कहूं तो इसका जवाब काफी हद तक हाँ है। और इसी वजह से मौसम वैज्ञानिकों के लिए मध्य भारत में बारिश की सटीक भविष्यवाणी करना ना अब एक बुरे सपने जैसा हो गया है। अब हम अपनी आंखें सिर्फ प्रशांत महासागर पर टिका कर नहीं रख सकते। हमें अब हिंद महासागर में होने वाले बदलावों पर कहीं ज्यादा बारीकी से नजर रखनी पड़ रही है। और खासकर उस इंडियन ओशन डाइपोल पर। हाँ, मैंने इस आईओडी के बारे में रिपोर्ट में पढ़ा था, लेकिन ये तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? तो देखिए, डाइपोल का मतलब है 2 ध्रुव। इसे आप हिंद महासागर के तापमान के एक सीसॉ या झूले की तरह समझ सकती हैं। अच्छा, झूला? हाँ। तो कभी कभी हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा जो अफ्रीका के पास है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और पूर्वी हिस्सा जो इंडोनेशिया के पास है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है। इसे हम पॉजिटिव आईओडी कहते हैं और ये भारत के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये भारी बारिश लाता है। लेकिन जब ये झूला पलटता है, यानी इंडोनेशिया के पास का पानी गर्म और अफ्रीका के पास का पानी ठंडा होता है। बिल्कुल। तो ये मानसून के लिए बुरा साबित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशांत महासागर के साथ साथ अब ये सीसॉ भी हमारे मौसम को चला रहा है। ये जानकारी तो वाकई में मतलब पुरानी सोच को बदलने वाली है। लेकिन रिपोर्ट का एक और हिस्सा है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, और वो है चरम मौसम या एक्सट्रीम वेदर। मतलब हम यहाँ सिर्फ कम या ज्यादा बारिश की बात नहीं कर रहे हैं। अगस्त 2024 में उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना मौसम वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी। हाँ, वो घटना। वहाँ कई दिनों तक भयंकर और लगातार चरम वर्षा हुई थी, और वो भी तब जब आधिकारिक तौर पर मानसून का ब्रेक चल रहा था। जी, अगस्त 2024 की वो घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आमतौर पर होता क्या है कि जब मानसून गर्त हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक जाता है, तो देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश रुक जाती है, जिसे हम ब्रेक मानसून कहते हैं। हाँ, लेकिन उस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में जो भारी बारिश हुई ना, उसके पीछे प्रशांत या हिंद महासागर का हाथ था ही नहीं। तो फिर किसका हाथ था? इसके पीछे मिड लैटिट्यूड डायनामिक जिम्मेदार थे।
ये मिड लैटिट्यूड डायनामिक्स क्या है? मतलब प्रशांत और हिंद महासागर तो फिर भी हमारे आसपास है, लेकिन ये कौन सा नया खिलाड़ी आ गया? तो ये नया खिलाड़ी है उत्तरी अटलांटिक महासागर और वहां होने वाली हलचल। अटलांटिक महासागर, वो तो बहुत दूर है। हाँ, लेकिन नए शोध से पता चला कि अगस्त के उस भारी बारिश से कुछ दिन पहले ना उत्तरी अटलांटिक में बहुत तेज हवाएं और अस्थिरता पैदा हुई थी। इन हवाओं ने यूरोप और रूस के बीच स्थित यूराल पर्वतों के ऊपर उच्च दबाव की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी थी। एक दीवार? हाँ, मौसम विज्ञान में इसे यूराल ब्लॉक कहते हैं। ये हवा की एक ऐसी दीवार होती है जो वायुमंडल में होने वाले सामान्य प्रवाह को पूरी तरह रोक देती है। लेकिन रूस के पहाड़ों के ऊपर बनी हवा की उस दीवार का हमारे राजस्थान और पंजाब की बारिश से क्या लेना देना? देना है जेट स्ट्रीम के जरिए। जेट स्ट्रीम वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली हवाओं की एक बहुत तेज नदी की तरह होती है। अच्छा। तो जब उस यूराल ब्लॉक ने इस हवा की नदी का रास्ता रोका तो जेट स्ट्रीम को मजबूरन नीचे की ओर यानी कैस्पियन सागर की तरफ मुड़ना पड़ा। वहां इस मुड़ी हुई हवा ने एक और दबाव का क्षेत्र बनाया और एक लहर के रूप में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर आकर एक मौसमी सिस्टम बना दिया। बिल्कुल, एक ऐसा मौसमी सिस्टम बना दिया जिसने मानसून ब्रेक होने के बावजूद वहां अपनी सारी नमी गिरा दी। ये तो सच में मतलब दिमाग घुमा देने वाला है ना? मतलब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अब सुदूर अटलांटिक महासागर भी हमारे मानसून के साथ खेल रहे हैं। ये सब बहुत ही ज्यादा अराजक लग रहा है। एक और कॉन्सेप्ट जो रिपोर्ट में था वो है फेज लॉकिंग और सनस्पॉट साइकिल। ये क्या है? मतलब सूरज के धब्बे हमारे मानसून को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, फेज लॉकिंग का आसान सा मतलब है जब कई अलग अलग प्राकृतिक चक्र एक ही समय पर एक साथ आ जाएं। ठीक है। अब सूरज का एक 11 साल का चक्र होता है जिसे सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। जब सूरज पर ये काले धब्बे यानी सनस्पॉट बढ़ते हैं तो असल में सूरज ज्यादा ऊर्जा और रेडिएशन छोड़ता है। ये अतिरिक्त ऊर्जा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को गर्म करती है, जिससे दुनिया भर की हवाओं के पैटर्न में सूक्ष्म बदलाव आने लगते हैं। तो जब ये सौर ऊर्जा का चक्र किसी दूसरी मौसमी घटना के साथ टकराता है तो उसका असर और बढ़ जाता है। ठीक ऐसा ही होता है। जब ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तनशीलता, हिंद महासागर का बढ़ता तापमान और ये सनस्पॉट साइकिल, ये तीनों चीजें एक ही समय पर एक दिशा में काम करने लगती हैं, यानी उनका फेज लॉक हो जाता है, तो तबाही मचती है। हाँ, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस स्थिति में हमें या तो बहुत ही भयंकर बाढ़ देखने को मिलती है या अत्यंत विनाशकारी सूखा। लेकिन नए शोध जो इशारा कर रहे हैं ना, वो और भी डरावना है। क्या इशारा कर रहे हैं वो? ये कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा वायुमंडल अब बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और हम जानते हैं कि गर्म हवा अपने अंदर ज्यादा नमी सोख कर रख सकती है। जी। इसे वैज्ञानिक भाषा में एलिवेटेड मिड ट्रोपोस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब वायुमंडल के बीच के हिस्से में नमी ना एक विशाल स्पंज की तरह फंसी हुई है। अच्छा, स्पंज की तरह। हाँ, तो इसीलिए नए मॉडल बताते हैं कि भविष्य में हम लंबे समय तक चलने वाले गंभीर सूखे के बजाय अचानक आने वाली भयंकर बाढ़ के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। उफ, अगर हम इस सारी वैज्ञानिक जानकारी को, इस भारी भरकम डेटा को एक आम इंसान की जिंदगी से जोड़ें, तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भविष्य में हमें उस आरामदायक और सामान्य मॉनसून को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या हमें लंबे समय तक सूखा और फिर अचानक से भयंकर बारिश जैसे एक्सट्रीम स्विंग्स के साथ ही जीना सीखना होगा? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे हमें जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, जब महासागरों की गर्मी बढ़ती है और वायुमंडल में नमी फंस जाती है तो वो नमी सिर्फ एक छोटे से ट्रिगर का इंतजार करती है। हाँ। जैसे ही उस फंसे हुए बादलों के स्पंज को स्थानीय दबाव का कोई ट्रिगर मिलता है, वो एक ही जगह पर अपना सारा पानी उड़ेल देता है। जैसे बादल फटना? बिल्कुल। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मॉनसून का ब्रेक चल रहा है, कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, फिर भी अचानक बादल फटने या अत्यधिक भारी बारिश की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पश्चिमी हिंद महासागर में जिस तरह से बादलों का आवरण बदल रहा है, वो इसी नए नॉर्मल की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब समय आ गया है आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटने का। इन तमाम आंकड़ों और वैज्ञानिक शोधों से ना ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एनसो और भारतीय मानसून का रिश्ता अब वो पुराना और सीधा रिश्ता नहीं रहा जिसे हम पहले जानते थे। बिल्कुल नहीं रहा। उत्तर और दक्षिण भारत
जहां अभी भी काफी हद तक प्रशांत महासागर के वैश्विक एंसो पैटर्न से बंधे हुए हैं, वहीं हमारा मध्य भारत, जो हमारी कृषि का दिल है, वो अब हिंद महासागर के तेजी से बढ़ते तापमान और स्थानीय मानसून गर्त के इशारों पर नाच रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चर्चा से हमें ये भी समझ आता है कि हमारी जलवायु आखिर कितनी आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, मतलब कैसे दूर उत्तरी अटलांटिक में उठने वाली हवाओं की एक दीवार हमारे यहाँ राजस्थान और पंजाब में ब्रेट मानसून के दौरान भी बाढ़ ला सकती है। मौसम की भविष्यवाणी अब सिर्फ एक महासागर का नहीं, बल्कि कई महासागरों और जटिल स्थानीय कारकों का एक बहुत ही उलझा हुआ गणित बन चुका है। सही कहा आपने। और इसीलिए मैं हम सबको ना एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। अभी तक हमने हमेशा यही माना था कि हम प्रशांत महासागर के अल नीनो की नाड़ी पकड़कर भारत के मॉनसून की भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हैं जी। लेकिन आज जब प्रशांत महासागर का पानी अपनी जगह बदल रहा है, हिंद महासागर एक खौलते हुए बर्तन की तरह गर्म हो रहा है और यहाँ तक कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की हवाएं अपना रास्ता बदलकर हमारी सीमाओं में दखल दे रही हैं, तो क्या हमारी इस पूरी जलवायु प्रणाली में कोई ऐसा टिपिंग पॉइंट आने वाला है, कोई ऐसा बिंदु जहां दुनिया भर के ये सारे महासागर एक साथ इस कदर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे कि मौसम की भविष्यवाणी करना ही इंसानों और हमारे मॉडल्स के लिए लगभग असंभव हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम जलवायु के उस भविष्य की तरफ आंख बंद करके बढ़ रहे हैं जहां हमारे बनाए सारे नियम टूट जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत ही गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।